अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ CPDI टॉक्स। नाजरीन, आज हम बात करेंगे हाल ही में होने वाले नेपाल में अवामी मुजाहिरों के बारे में। हमने चंद दिनों में देखा कि नेपाल में नेपाली हुकूमत की जानिब से तकरीबन 26 के करीब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक पाबंदी आयद कर दी गई, जिसके बाद वहाँ की जेनजी लेड प्रोटेस्ट शुरू हो गई। नाजरीन, इस प्रोटेस्ट को या मुजाहिरों की सीरीज़ को जेनजी इसलिए कहा जा रहा है कि इसमें आमतौर पर 14 से 28 साल के नौजवान शामिल हैं और देखते ही देखते ये मुजाहिरे जो हैं इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। यहाँ तक कि आज की तारीख तक 21 के करीब लोग जहाँ बाग हो चुके हैं और 100 से ज़्यादा अफराद इसमें ज़ख्मी भी हो गए हैं। नाजरीन, 2022 में श्रीलंका, 2024 में बांग्लादेश और 2025 में नेपाल। हमने ये देखा कि नौजवानों की जानिब से मुजाहिरों की सीरीज़ शुरू की गई, पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट हुई, एक पॉलिटिकल एंड सोशल अनरेस्ट स्टार्ट हुआ। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सोशल मीडिया बैन जो हमने रिसेंटली नेपाल में देखा, क्या वो वाकई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की सेंसरशिप है, इजहार राय के ऊपर एक पाबंदी है, इजहार राय का गला घोंटने की कोशिश की जा रही है, या ये वाकई एक पॉलिटिकल अवेकनिंग है। इस टॉपिक पे मजीद और तफसील से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मुख्तार अहमद अली साहब, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स के। वो अक्सर गवर्नेंस और पॉलिटिकल टॉपिक्स पे बात करते हैं और उनका एक यूनिक व्यू पॉइंट होता है जो कि वो पॉलिटिक्स और सोशल इशूज़ पे इंटरेस्ट रखने वाले लोगों के लिए इंतहाई इंटरेस्टिंग साबित होता है। यहाँ पे मैं शामिल करूँगी मुख्तार अहमद अली साहब को। थैंक यू वेरी मच मुख्तार साहब फॉर ज्वाइनिंग इन द पॉडकास्ट टुडे। दरअसल नेपाल में क्या हो रहा है, ये सोशल मीडिया बैन इतना अहम क्यों हो गया और क्या ये वाकई कोई पॉलिटिकल अवेकनिंग है या इसके पीछे कोई और वजूहात हैं? ये सोशल मीडिया 21वीं सदी का एक बहुत बड़ा फिनोमेना है और ये सिर्फ हमारे रीजन में नहीं बल्कि दुनिया में बहुत सारी जगहों पे जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, जो वहाँ पे मूवमेंट्स हैं, उनको बहुत बड़े तरीके से, बहुत इंटेंस तरीके से इफेक्ट कर रहा है। आपको पता है 2010 में मिडिल ईस्टर्न मुल्कों में, नॉर्थ अफ्रीका में वो अरब स्प्रिंग जिसको कहते हैं, तो वो भी सोशल मीडिया की वजह से हुआ था और बड़े पैमाने पे मूवमेंट चली। अगरचे उस वक्त एक बड़ा पोटेंशियल देखा गया कि सोशल मीडिया की वजह से लोगों की अवेयरनेस में इजाफा हुआ है, लोग मोबिलाइज हो रहे हैं और इस रीजन में हो रहे हैं कि जहाँ पे बहुत सारी बादशाहतें हैं या डिक्टेटरशिप्स हैं, तो इसके नतीजे में कोई जमहूरी निज़ाम आगे बढ़ेगा और लोग एम्पावर होंगे। लेकिन जो अरब स्प्रिंग है वो तो एक डिसअपॉइंटमेंट साबित हुई, वहाँ पे मायूसी हुई, हमें कोई बड़ी कामयाबी उस हवाले से नहीं हो सकी कि वहाँ पे डिक्टेटरशिप्स का असर कम होता और अवाम जो है वो अख्तियार होते या उनके असर में इजाफा होता और उनकी राय जो है उसकी अहमियत बढ़ती। अब साउथ एशिया में भी हम कुछ अरसे से देख रहे हैं, श्रीलंका में जो हमारा एक साउथ एशिया का एक निस्बतन ज़्यादा डेवलप्ड मुल्क है, श्रीलंका की जो पर कैपिटा इनकम है वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश इन सब मुल्कों से ज़्यादा है, सिवाय मालदीव्स के। मेरे ख्याल में उसकी पर कैपिटा इनकम साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा है, मालदीव्स की सबसे ज़्यादा है और उसके बाद श्रीलंका। अच्छा, तो वहाँ पे प्रोटेस्ट हुए और उस वक्त वहाँ पे एक इकोनॉमिक क्राइसिस था और इकोनॉमिक क्राइसिस भी बना इस वजह से क्योंकि कोविड में श्रीलंका की इकोनॉमी ऐसी है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बाहर से टूरिस्ट आते हैं, तो जब टूरिस्ट आना बंद हो गए तो उनकी इकोनॉमी क्राइसिस में चली गई और मिसमैनेजमेंट भी थी ज़ाहिर। तो उस वक्त फिर बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट हुए, वहाँ पे जो सदर थे वज़ीर आज़म, उनको छोड़ना पड़ा और जाना पड़ा मुल्क से बाहर। लेकिन कुछ अर्से बाद ही हमने देखा कि फिर वो उन्होंने वापस भी आना शुरू कर दिया, तो मतलब एक तब्दीली तो आई और लोगों को गुस्सा भी था, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लोग जो हैं कोई निज़ाम बदल गया, निज़ाम नहीं बदला, वक्ती तौर पे चेहरे बदले और वो लोग भी बाद में आहिस्ता आहिस्ता, शायद जो उनके सदर वज़ीर आज़म थे उनके शायद बेटा जो है वो दोबारा उसमें सियासत इलेक्शन में हिस्सा भी लिया। अच्छा, बांग्लादेश में इसी तरह से हमने देखा कि वो भी एक सडन आउटबर्स्ट हुई, उसमें भी सोशल मीडिया ने बड़ा रोल अदा किया। इमीडिएट इशू इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट नहीं थी। अच्छा, यहाँ पे अब देखिए फ़र्क भी है, श्रीलंका में इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट और एक क्राइसिस बनता है, डेट, और उसके नतीजे में चीज़ों की कीमतें बहुत बढ़ जाती हैं और वहाँ पे एक क्राइसिस आ जाता है, इंपोर्ट्स पे पाबंदी लग जाती है क्योंकि आपके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, तो एक वो सिचुएशन बनी। अच्छा, बांग्लादेश में ऐसा नहीं था, बांग्लादेश की इकोनॉमी तो 7% पे ग्रो कर रही थी, बांग्लादेश पर कैपिटा इनकम में इंडिया को भी पीछे छोड़ चुका था और वहाँ पे इशू क्या बनता है, वो 30% कोटा जो फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के लिए जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रिस्टोर कर दिया, तो उस पर यंग लोगों ने ये कहा कि जनाब ये 30% अगर उनको चला जाएगा तो हमारा क्या बनेगा। अच्छा, लेकिन उसके पीछे सारे और फ्रस्ट्रेशंस थे, मतलब श्रीलंका में भी और बांग्लादेश में भी। इमीडिएट कास्ट कुछ और बनी और पीछे उसके बहुत सारी वजूहात थी। इलेक्शन रिग किए जा रहे थे, हसीना वाजिद ने कई दफ़ा इलेक्शन को रिग किया, अपोजिशन को सप्रेस किया और बहुत सारे लोगों को जेलों में डाला गया, जुडिशियल सिस्टम कॉम्प्रोमाइज था, यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, अगरचे इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, मतलब कुछ खास तबका है लोगों का वो बेनिफिट कर रहा था और एक बड़ा तबका उससे बाहर था। मतलब नेपाल में भी आप देख रहे हैं कि कुछ इसी तरह की चीज़ें, मतलब इमीडिएट वजह बनती है सोशल मीडिया के 26 प्लेटफॉर्म्स का बैन। अच्छा, लेकिन इसके पीछे लगता है कि एक लावा पक रहा था
अच्छा, यहाँ पे इकोनॉमी भी कोई इतनी अच्छी नहीं जा रही, मतलब कोई ग्रोथ रेट उस तरह का नहीं है जैसे बांग्लादेश में था, लेकिन अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज थी और करप्शन की बेशुमार शिकायत थी। करप्शन की शिकायत वैसे कॉमन है, वो श्रीलंका में भी थी, फ्रॉड की और करप्शन की, वो बांग्लादेश में भी थी। हसीना वाजिद की गवर्नमेंट और उसके साथी हैं उनको वो बड़े पैमाने पे उन पर करप्शन के इल्जाम थे, और नेपाल में भी करप्शन वाला थ्रेड आपको कॉमन नजर आता है। लेकिन यहाँ पे वजह बनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन करना। अच्छा, और तो उसकी वजह से सडन आउटबर्स्ट हुई है, किसी सियासी जमात ने इसको लीड नहीं किया। अच्छा, बांग्लादेश में भी किसी सियासी जमात ने लीड नहीं किया था, स्टूडेंट सामने आए थे। श्रीलंका में अगरचे सियासी जमातों का रोल था, अपोजिशन की सियासी जमातों का। तो जब हम तजिया करते हैं तो आपको कुछ चीज़ें काम नजर आती हैं, इलीट कैप्चर, करप्शन, मिसमैनेजमेंट, फ्रॉड, इनइक्वालिटी, ये चीज़ें आपको काम नजर आती हैं कि एक तबका जो है वो ग्रो कर रहा है, उसके तो इनकम लेवल्स में इजाफा हो रहा है, और एक दूसरा तबका है जो सप्रेस्ड है, वो उसको प्रॉपर शेयर उस ग्रोथ में नहीं मिल रहा, और वो एलियनेटेड है सिस्टम से। तो यही मुझे लगता है कि ये प्लेटफॉर्म्स पे पाबंदी तो लगी है, लेकिन जिस तरह से लोग आए हैं इनकी फ्रस्ट्रेशंस और काफ़ी सारी थी। अच्छा मुख्तार साहब, इस चीज़ के बारे में हमें प्लीज़ बताइएगा कि ये जो मुजाहिरे हैं इनको जेनजी लेड पॉलिटिकल मूवमेंट कहा जा रहा है। आपको क्या लगता है कि इसको जेनजी लेड क्यों कहा जा रहा है, और ये नौजवानों के लिए ये इतनी अहमियत क्यों इख्तियार रखती है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का होना, फंक्शनल होना? क्या इसमें और भी वजूहत हैं, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिर्फ एक सोर्स ऑफ शेयरिंग ओपिनियन है, सोर्स ऑफ शेयरिंग देयर व्यूज़ है, या और भी इसकी कोई वजूहत हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की इतनी अहमियत हो गई? एक तो साउथ एशिया एक ऐसा खित्ता है कि जहाँ पे नौजवान लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है, तो ये एक बात है। तो सारे नौजवान हैं तो वो एनर्जेटिक भी होते हैं, वो तब्दीली भी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि निज़ाम में बेहतरी आए, और फिर खास तौर पे जब पढ़े लिखे नौजवानों की तादाद बढ़ रही हो और उनकी बड़ी एस्पिरेशंस हों कि मैं तो तालीम हासिल कर ली है, अब मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन आगे अपॉर्चुनिटी ना हो। लेकिन जब अनपढ़ लोग ज़्यादा थे तो वो कहते थे हम तो पढ़ लिख ही नहीं सके, तो उनका कोई इतना बड़ा एम्बिशन भी नहीं होता था। लेकिन उन्हीं अनपढ़ फैमिलीज में से लोग मेहनत करके पेरेंट्स बच्चों को पढ़ाते हैं, और जब वो पढ़ जाते हैं तो पेरेंट्स के जहन में भी होता है, बच्चों के जहन में भी होता है कि अब मैं पढ़ जाऊंगा तो मैं कोई मकाम हासिल करूंगा, मेरी कोई जिंदगी बदलेगी। लेकिन जब आपको फिर वो अपॉर्चुनिटीज ना मिले तो आपकी तवक्कुआत बहुत ज़्यादा होती है, उसी हिसाब से आपकी फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। फिर आपके पास तालीम भी होती है, आपके पास इन्फॉर्मेशन भी होती है, सोशल मीडिया ने भी उसको एनेबल कर दी है, तो अब आपकी अवेयरनेस लेवल भी बहुत ज़्यादा है। अब आप चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि जनाब ये हमारी अशराफिया के लोग किस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं और हमारी ज़िंदगी क्या है। और अशराफिया के लोग जो नेपाल में तस्वीरें वगैरह भी शेयर हुई हैं कि जो अशराफिया के लोग हैं वो कैसे बाहर याशियाँ कर रहे हैं, कि क्या लाइफ स्टाइल है, किस तरह की गाड़ियों में घूमते हैं, किस तरह के घरों में रहते हैं, और फिर वो अपनी ज़िंदगी पर नज़र दौड़ाते हैं, और साथ में फिर करप्शन के एलिगेशंस भी हैं। अगर यही हो कि इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, चूँकि इन्होंने बड़ी मेहनत की है, कारोबार बड़े अच्छे तरीके से किया और पैसे कमा लिए, तो एक और बात है, लोग उसको एक्सेप्ट भी कर लें। लेकिन अगर साथ में ये हो कि इनकी जो हमारी और इनकी ज़िंदगी में जो फ़र्क है वो तो करप्शन की वजह से है, वो तो फ्रॉड की वजह से है, तो फिर बड़ा गुस्सा आता है। और फिर सोशल मीडिया इसको एनेबल भी कर देता है कि आप एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और ग्रुप्स लोगों के बने होते हैं, तो वो कोई अगर कॉल हो प्रोटेस्ट की तो वो तो वायरल हो सकती है। लेकिन जिस तरह हमारे से और चीज़ें वायरल हो जाती हैं, किसी ने वीडियो बनाई तो वायरल हो गई, कोई मजाक के हवाले से या किसी भी बात के हवाले से, तो वहाँ पे कोई प्रोटेस्ट की कॉल्स है तो वो भी वायरल हो सकती है। तो ये मेरे ख्याल में एक बड़ा फर्क पड़ा है। तो हमारे बांग्लादेश में भी ये नज़र में आया कि एक सडन आउटबर्स्ट जिसको एनेबल किया सोशल मीडिया ने, और लोग पढ़े लिखे स्कूलों के स्टूडेंट्स, श्रीलंका में भी एक बड़ी तादाद में यूथ नहीं सर, नेपाल में भी यही हुआ है कि वो यूथ है जिसकी अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के हवाले से ख्वाहिशात हैं, एम्बिशंस हैं, वो समझते हैं कि हम इस काबिल हैं कि हम कर सकते हैं, हमने पढ़ लिया है, लेकिन आगे वो एक तरह से दीवार है, और वो अशराफिया की खड़ी हुई दीवार है जो ज़्यादातर उसको जो वसाइल हैं उस पर काबिज़ हैं और अनफेयर तरीके से काबिज़ हैं। तो मेरे ख्याल में ये वो परसेप्शन है जो हमें श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल में कॉमन नज़र आती है। अच्छा, और इसी तरह के मसाइल बाकी मुल्कों में भी मौजूद है। ये चूँकि आज हम साउथ एशिया के हवाले से बात कर रहे हैं, तो हमारे ये मद्देनज़र रहे हमारी जो अशराफिया पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी और बाकी मुल्कों में भी वो बाज़ इन इशूज़ पर तवज्जो नहीं देते। अब देखिए नेपाल में क्या हुआ है, कोई 3 साबका प्राइम मिनिस्टर्स हैं जिनके घरों को जला दिया है, जो हाई कोर्ट को जला दिया है, जो प्राइम मिनिस्टर है वो भाग गया है, डिफेंस मिनिस्टर रिजाइन कर गया, वो भी शायद भाग गया है। तो जब इनइक्वालिटी बढ़ती है और ये पढ़े लिखे लोग जो फ्रस्ट्रेटेड हों, तो फिर इस तरह की एक बड़ी अपहीवल आ सकती है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है कि ये नौजवान वो अपनी ज़िंदगी तो बेहतर बनाना चाहते हैं, बहुत एम्बिशियस भी है, और इस तरह से बात आउटवर्स भी हो जाती है, लेकिन इस तरह की मूवमेंट सस्टेन नहीं करती, तो निज़ाम की तब्दीली में नहीं बदलती। वो अरब स्प्रिंग में भी हमने ये देखा, श्रीलंका में भी ये देखा, बांग्लादेश में इट्स टू अर्ली टू से, अगरचे नौजवान काफ़ी बड़ी तादाद में काबीना में मौजूद हैं, क्या इसके, लेकिन क्या इसके नतीजे में वो इनइक्वालिटी का निज़ाम बदल जाएगा या सिर्फ चेहरे बदलेंगे, ये भी देखने वाली बात है। और नेपाल में भी अभी कोई देखिए कोई नजरिया तो नहीं है ना, कोई पीछे सिस्टम की तब्दीली का मुतालबा तो नहीं है, बस ये है कि आप लोग करप्ट हैं, आप
ये क्यों पाबंदी लगाई, और तो गुस्से का इजहार है। अब देखें ये वक्ती है या ये तब्दीली की एक मूवमेंट बनती है जिसमें आपके कंक्रीट नजरिया या कोई आइडियाज आपके सामने हों कि अपने निज़ाम को कैसे बदलना है। तो अभी तो वो शेप अप भी नहीं हुआ, किसी ने आर्टिकुलेट भी नहीं किया, कोई लीडरशिप भी नहीं है कोई आर्टिकुलेट करे, अभी तो बस गुस्से का इजहार हो रहा है। जी मुख्तार साहब, आपने बिल्कुल ठीक एनालिसिस किया इन तीनों ममालिक में होने वाले लेटेस्ट प्रोटेस्ट का। इनफैक्ट अक्सर न्यूज़ में और मुबसरीन का ये भी कहना था कि इन्हीं दिनों में जब ये मुजाहिरे शिद्दत इख्तियार करते गए तो एक नेपो किड के नाम से एक ट्रेंड था जो चलना शुरू हो गया न्यूज़ में। हर जगह पे ऐसी वीडियोस शेयर होना शुरू हो गई जिसमें जो पॉलिटिकल एलीट है उनकी लग्जरियस लाइफस्टाइल को दिखाया जा रहा था, और जो इसके बैक एंड पे रीजंस सामने आ रही हैं मुबसरीन के मुताबिक और तज्जियाकारों के मुताबिक, वो पुअर गवर्नेंस है, नेपोटिज्म है, करप्शन है, और वहाँ का एक फरसूदा निज़ाम है जिससे आवाम फ्रस्ट्रेट हो गई। और यूथ में आमतौर पे ये भी कहा जा रहा है कि एक ब्रेन ड्रेन का जो फिनोमेना है वो बहुत ज़्यादा हो रहा था कि लोग अपना मुल्क छोड़ के जा रहे हैं और उनको अपने मुल्क का कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा, जिसकी बिना पर जेन जी ने ये एक पॉलिटिकल प्रेस का सिलसिला शुरू किया। अच्छा मुख्तार साहब, इस चीज़ के ऊपर प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि ये जो सोशल मीडिया बैन लगा, क्योंकि मेन इम्पेटस तो यही था इन पॉलिटिकल अनरेस्ट का, ये जो सोशल मीडिया बैन लगा क्या ये जस्टिफाइड था? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन जो है नेपाल की, उन्होंने एक रेगुलेशंस जारी की जिसके तहत तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को उनके साथ रजिस्टर होना था। दे वर ऑब्लाइज टू गेट रजिस्टर्ड विद द मिनिस्ट्री, लेकिन वो नहीं रजिस्टर कर सके। इस पर भी प्लीज़ बताइएगा कि क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स क्यों इंटरेस्टेड होंगे किसी भी हुकूमत के लोकल फ्रेमवर्क के तहत रजिस्टर होने के लिए? और दूसरा इस पर भी प्लीज़ रोशनी डालिएगा कि क्या ये सोशल मीडिया बैन, इन केस इफ दे डोंट रजिस्टर, इज इट जस्टिफाइड टू बैन ऑल टुगेदर अ बिग नंबर ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जिसमें फेसबुक, एक्स जिसको हम ट्विटर भी कहते हैं, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, लोगों के रोजगार इससे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे बिजनेसेस इससे इफेक्ट हो रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी इफेक्ट हो रहा है। तो इज इट जस्टिफाइड कि ऐसे ऑल टुगेदर बैन कर दिया जाए? देखिए, एक तरफ से लोगों की ज़रूरत है, ख़ासतौर पर नौजवान लोगों की, क्योंकि सोशल मीडिया एक एंटरटेनमेंट में की भी वजह इसका सोर्स है। बहुत सारे लोग अब इसको मतलब एक एंटरटेनमेंट की वजह है, जो कि इस पे आप हर तरह की आप फिल्म, मूवीज़, क्लिप्स, रील्स आप सुनते हैं, आप एंजॉय करते हैं, फैमिलीज, इंडिविजुअल्स, यंग लोग। तो एक तो ये बात है, ये आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का भी जरिया है। आपको अगर अपनी बात करनी है तो हम बहुत ग्लूड है ना, आपका कोई मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, लैपटॉप लेके बैठा हुआ है, तो बहुत सारी हमारी ज़िंदगी का इससे गहरा ताल्लुक है, हम इससे जुड़ गए हैं। तो ये तो एक तरह से वो नशा सा बन गया है। मतलब आप किसी बच्चे ने लैपटॉप लिया और आप उसे ले लें तो वो लड़ना शुरू कर देता है, और आप लाखों करोड़ों लोगों से ये ले लें कि बस अब आप इसको कल से यूज़ नहीं करेंगे, तो एक फ्रस्ट्रेशन तो आएगी, गुस्सा तो आएगा कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। अच्छा, बात सिर्फ इंटरटेनमेंट की नहीं है, बात इसमें एक ये इन्फॉर्मेशन का सोर्स भी है। अब हमारे बच्चे अगर वो रिसर्च कर रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं तो वो भी बहुत कुछ इससे सीखते हैं। तो एक इसकी एजुकेशनल वैल्यू भी है, पॉलिटिकल वैल्यू भी है, जैसे मैंने कहा कि आप इसके जरिए से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आप अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इसके जरिए से मटेरियलाइज होती है, रियलाइज होती है रियल लाइफ में। फिर इसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू है, बहुत सारे लोग इन प्लेटफॉर्म से यूज़ करके पैसे कमाते हैं, और वो तादाद थोड़ी नहीं है, वो लाखों में है। नेपाल में पता नहीं कितने होंगे, लेकिन वहाँ पे मेरे ख्याल में लाखों में होंगे जिनसे किसी न किसी तरीके से फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा, वो बाज़ का फ़ायदा मॉनेटरी होता है, बाज़ का नॉन मॉनेटरी होता है, मतलब आपकी कोई पोटेंशियल है, आप उसका इज़हार करते हैं, लोग उसकी वजह से आपको जानने लग जाते हैं, तो वो भी एक उसका एक फ़ायदा है। फिर अगर आपके बहुत सारे लोग मुल्क से बाहर रहते हो या मुल्क के अंदर भी जब मोबिलिटी बढ़ती है, आपकी फैमिली के 2 लोग दूसरे शहर में रहते हैं, कोई बाहर दूसरे मुल्क में रहता है, आपने उनसे बात करनी है, तो अब आप यही जरिया है कि व्हाट्सएप से आप बात करते हैं। तो जब आप इस पे अचानक कदम लगाते हैं तो बहुत इनकन्वीनियंस क्रिएट करते हैं, इनकन्वीनियंस भी क्रिएट करते हैं, और लोगों के कुछ फंडामेंटल राइट्स को भी आप अंडरमाइन करते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ चॉइस, राइट टू एजुकेशन, ये सब इफेक्ट होते हैं। तो ये तो बात होगी इस हवाले से। लेकिन हुकूमत क्या जस्टिफाइड थी? देखिए, अब हमें नहीं पता कि हुकूमत की नीयत क्या थी, क्योंकि नीयत तो उनको ही पता होगी। लेकिन जब अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज हों, जब करप्शन की शिकायत बहुत ज़्यादा हों, तो फिर आमतौर पे लोग इसी तरफ जंप करते हैं कि भाई मकसद ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्ब किया जाए, और मकसद ये है कि आप पे जो तनकीद हो रही है वो ना हो, तो आप लोगों के ह्यूमन राइट्स पे ज़र्ब लगा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए, और चूँकि नेपाल में भी यही कॉन्टेक्स्ट था, तो आप एक प्लॉजिबल है, एक ज़्यादा लाइकली सिचुएशन है कि नीयत कोई अच्छी नहीं थी। अगरचे कुछ ग्राउंड्स हो सकते हैं, जस्टिफाइड ग्राउंड्स, की जिसकी बुनियाद पे कोई हुकूमत इस तरह का फैसला ले। देखिए, आपके मुल्क में ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो इतने पॉपुलर हैं, जो लोगों की ज़िंदगियों से इतने जुड़े हुए हैं, उनका किसी ने तो रेगुलेशन करना है। और दुनिया के जो बड़े मुल्क हैं उन्होंने तो डोमेस्टिक रेगुलेशंस बनाए हुए हैं, और वो बनाते हैं, फिर उनको इन्फोर्स भी करते हैं, और वहाँ पे ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स उन रेगुलेशंस को एक्सेप्ट भी करते हैं, और वहाँ पे एक प्रोसेस चलता है।
ہمارے جیسے ملکوں میں چونکہ اسٹیٹس کی جو پاور ہے، جو ہمارا لیوریج ہے وہ بہت کم ہے، اور یہ اتنے بڑے ادارے ہیں، مطلب فیس بک، یوٹیوب، یہ تو ملٹی بلین ڈالر یا ٹریلین ڈالر، ملٹی ہنڈریڈ آف بلین ڈالرز کی انڈسٹریز ہیں. تو ہماری حکومت کی ان کے ساتھ کوئی لیوریج نہیں ہے، یہ بہت کم ہے. تو حکومت جب ان کے ساتھ کوئی سامنے کوئی بات رکھتی ہے کہ آپ ہماری یہ فلاں فلاں چیزیں مانو اور اس کو ہمارے رولس کی پاسداری کرو، تو وہ بعض نہیں مانتے. اچھا، بعض ہماری حکومتیں بھی کوئی ان ریئلسٹک یا انفیئر ڈیمانڈس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض ان کا رویہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا. تو رجسٹریشن کا تقاضا کرنا کہ آپ ہمارے ساتھ رجسٹریشن کریں، یا ایک کوئی ایسا طریقہ ہو کہ آپ اگر یہاں پہ ہماری مارکیٹ میں پیسے کما رہے ہیں تو آپ اس کا ایک شیئر ٹیکسز کی صورت میں حکومتوں کو، ہماری حکومتوں کو بھی دیں، تو میرے خیال میں اس حد تک تو کوئی اس میں برائی نہیں تھی. اصل بات یہ ہے کہ کیا جب ہماری حکومت یا نیپال کی حکومت نے ان کو انگیج کیا تو نیت فریڈم آف اسپیچ اور ایکسپریشن کو کرب کرنے کی تھی، یا نیت ایک اچھا ریگولیشن انٹروڈیوس کروانے کی تھی تاکہ جو جینوئن نیڈس ہیں یا شکایات ہیں ان کا ازالہ ہو سکے. لیکن ان پلیٹ فارمز پہ بعض اوقات فیک نیوز بھی چلتی ہے، ان پلیٹ فارمز پہ بعض اوقات ڈیفیمیشن بھی ہوتی ہے، اگرچہ ان کی اپنی کمیونٹی گائیڈ لائنس ہیں، لیکن وہ ان کمیونٹی گائیڈ لائنس کے ذریعے سے ضروری تو نہیں ہے کہ ہر شکایت کا ازالہ ہو رہا ہو. اور پھر اس میں ایک بڑا فیکٹر یہ بھی ہے، اور ایک انسیکیورٹی آ رہی ہے ہمارے جیسے ملکوں میں، کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے پبلک اوپینین کو کوئی باہر بیٹھا پلیٹ فارم کسی اور مقصد سے، مطلب وہ نیوٹرل نہ ہو. اگر یوٹیوب کی اپنی کوئی پولیٹیکل کوئی ایجنڈا ہو، لیٹ سے نیپال کے حوالے سے یا انڈیا کے حوالے سے یا پاکستان کے حوالے سے، اور وہ اپنے پلیٹ فارم کے الگوریدمس کو بدل کے تو ہمارے ملکوں میں کوئی خاص طرح کی ڈبیٹ کو پروموٹ کرے، خاص طرح کے ویوز کو پروموٹ کرے اور خاص طرح کے ویوز کو کرب کرے، تو ایک ہی کنسیڈریشن ہو سکتی ہے. اس پہ بات بھی ہونی چاہیے، ڈبیٹ بھی ہونی چاہیے. اس حوالے سے ہماری حکومتوں کا حق بنتا ہے اور ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ وہ ان پلیٹ فارمس کو انگیج کرے. لیکن بات وہی ہے کہ یہ ڈیموکریٹک فریڈمس کے فریم ورک کے اندر ہو تو ہماری حکومتوں کی کریڈیبلٹی بھی ہوگی. ہماری حکومتیں اگر ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کر رہی ہوں، لوگوں کو اعتماد میں لے کر کر رہی ہوں، تو پھر اس طرح کے مسائل نہیں بنیں گے. لیکن آپ نے اگر ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے، اچانک ایک دن آپ نے فیصلہ کیا اور بس ایک دن پابندی لگا دی اور لوگوں کو یہ باتیں ایکسپلین بھی نہیں کی ہیں، تو پھر اس طرح کی آؤٹ برسٹ ہو سکتی ہیں جیسے نیپال میں ہوئی ہے. بالکل. مختار صاحب نے اس انٹینٹ کا ذکر کیا جو اکثر حکومتی اداروں کی جانب سے ہوتا ہے جب سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. نیپال میں بھی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر نیپالی حکومت نے افیکٹولی انگیج کیا ہوتا سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کے ساتھ، کیونکہ ایک اندازے کے مطابق 1.70 کروڑ یوزرز ہیں نیپال میں انٹرنیٹ کے اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کے، جن کو آل آف اے سڈن بین کر دیا گیا. اگر نیپالی حکومت نے افیکٹولی انگیج کیا ہوتا سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کے ساتھ، ان کی مینجمنٹس کے ساتھ، تو شاید وہ کوئی مڈل گراؤنڈ نکال سکتے تھے. لیکن یہاں پر دوبارہ بات آتی ہے انٹینٹ کی، نیت کی. اگر ان کی نیت ہوتی کہ ڈیموکریٹک ویلیوز کو اسٹرانگ کریں، لوگوں کے فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن کو پروٹیکٹ کریں، اسٹرینتھن کریں، تو شاید ان کے اور اقدام ہوتے. یہاں پر ناظرین ہمیں ایک موازنے کا بھی موقع مل رہا ہے. پاکستان کی حکومت نے پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ میں کچھ امینڈمنٹس کی تھیں. یہ پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اوریجنلی 2016 میں آیا تھا، اور 2025 میں جو کچھ امینڈمنٹس ہوئیں اس کے بعد یہ بہت زیادہ پاپولیرٹی اختیار کر گیا، کیونکہ اس نے بہت زیادہ کرٹیسزم فیس کیا. جو 2025 کی امینڈمنٹس تھیں اس میں ایک سیکشن کے تحت سوشل میڈیا پروٹیکشن اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کا قیام ہونا ہے. اور اس جب یہ اتھارٹی ایک دفعہ بن جاتی ہے، کیونکہ ابھی تک اس ایکٹ کی اس طرح فلی امپلیمنٹیشن نہیں شروع ہوئی، جب یہ باڈی بن جائے گی تو یہ باڈی بھی اس چیز کا اختیار رکھے گی کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جو پاکستان میں استعمال کیے جا رہے ہیں ان کو رجسٹر ہونے کا پابند کرے، اور ان کیس اگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز رجسٹر نہیں ہوتے تو وہ ان پہ کوئی پینلٹی عائد کر سکتے ہیں یا کوئی بین لگا سکتے ہیں. نیپال میں پولیٹیکل انریسٹ شروع ہوا تھا، اس کی بھی عام طور پہ جو خبروں میں وجہ بتائی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ منسٹری آف کمیونیکیشن اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز نے رجسٹر نہیں کیا. دیٹ لیڈ ٹو گورنمنٹ بیننگ دا میجر پولیٹیکل سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ان نیپال. جی مختار صاحب، اسی تناظر کے ساتھ کہ پیکا کی جو امینڈمنٹس ہیں اور نیپال میں بھی شاید یہی ایک وجہ بنی میجر پولیٹیکل انریسٹ کی، اور ہم نے سری لنکا میں بھی دیکھا، بنگلہ دیش میں بھی دیکھا، پاکستان میں بھی ایسے ریگولیشنز آ گئے ہیں. اور جیسا ہمارا پولیٹیکل نظام ہے، جیسے ہمارا تھوڑا سا ایک ہائبرڈ ٹائپ آف سسٹم ہے جہاں پر ہم آئے دن دیکھتے ہیں اپنے خیالات کا اظہار اگر وہ کر رہے ہیں اور وہ حکومت کے حق میں نہیں ہے تو ان کو نوٹسز جاری کیے جا رہے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگلی باری پاکستان کی ہوگی اس طرح کے انقلاب کی؟ دیکھیے، جس ملک میں بھی انیکویلٹی ہے اور نوجوانوں کی تعداد کافی زیادہ ہے اور وہ فرسٹریٹڈ ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے لیے اکنامک اپرچونیٹیز، امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کم ہیں. پاکستان میں تو ایک اضافی مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ ہماری اکانومی پچھلے 3-4 سال سے کافی کرائسس میں ہے اور نئی امپلائمنٹ اپرچونیٹیز نہیں آ رہی ہے. تو یہ رسک تو موجود ہے، اگرچہ وہ ہر ملک کا ایک سیاسی کانٹیکسٹ بھی ہوتا ہے، اس میں بھی کیسے وہ نوجوانوں کے ریئیکشن سامنے آتے ہیں وہ اس سے بھی ظاہر ہے کہ انفلوئنس ہوتے ہیں. اور ہمارے ہاں چونکہ الیکشنز بھی ہوتے رہے ہیں تو نوجوانوں نے پچھلے 1-2 الیکشنز میں بڑے پیمانے پہ الیکشنز میں حصہ بھی لیا ہے اور انہوں نے ایک جمہوری انداز سے اپنے چوائسز کو اختیار کرنے کا یا ان کے اظہار کا انہوں نے موقع اویل کیے ہیں.
लेकिन हमारे यहाँ भी चैलेंजेस जो है, एक तो मैंने वही कहा कि अपॉर्चुनिटीज़ की बात है, और दूसरे हमारे यहाँ भी जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके इंक्लूसिव होने के हवाले से भी काफ़ी शिकायत मौजूद है। पिछले इलेक्शंस के हवाले से भी काफ़ी सारे शिकायत हैं कि वो फेयर नहीं थे। फिर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन और उस हवाले से भी, जैसे अभी आपने कहा कि नोटिस वगैरह इशू किए जाते हैं, तो मेरे ख्याल में हमें भी सीखने की ज़रूरत है कि हमारे जो रीजन में चीज़ें हो रही हैं ये हमें भी इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। तो अगर हमें आगे बढ़ना होगा तो तरीके तो यही है कि हम अपने इकनॉमिक सिस्टम को इंक्लूसिव बनाएं, और ये जो शिकायत हैं कि हमारी अशराफिया भी जो है वो भी, उनके बड़े अल्ले तलल्ले हैं, उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, वो बाज़ बात छोटी सी नौकरी कर रहे होते हैं या दरमियानी सी, ये बड़ी नौकरी भी कर रहे हो, तो जो तनख्वाह में उनके, जब उनकी तनख्वाह को हम सामने रखते हैं, फिर उनके लाइफ स्टाइल पर नज़र दौड़ाते हैं, तो बड़ा हर एक को नुमाया हो जाता है कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि इस तनख्वाह में इनके बच्चे बाहर भी पढ़ लें और इस तरह का लाइफ स्टाइल भी एंजॉय कर लें और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी बन जाए। तो ये बातें तो अब आम हो चली हैं। हमारे यहाँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये सारी बातें डिस्कस होती हैं, करप्शन की शिकायत डिस्कस होती हैं, सियासी अमल के नॉन इंक्लूसिव होने की बात भी होती है। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम इससे अब इम्प्रूवमेंट की तरफ आए, बजाय इसके कि मजीद इसमें धंसते चले जाएं। हमें आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम को खोलना चाहिए, ज़्यादा इंक्लूसिव बनाना चाहिए, इकनॉमिक सिस्टम को ज़्यादा इंक्लूसिव बनाना चाहिए। देखिए, ये कानून वगैरह, जैसे मैंने पहले कहा कि नेपाल के तनाजुर में, कि एक हद तक तो ये जस्टिफाइड है कि हमारी हुकूमत तकाज़ा करे, ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो बाहर के प्लेटफॉर्म्स हैं, कि वो हमारे यहाँ भी रजिस्टर करें, हमारे यहाँ भी कवानीन पे अमल दरामद करें, और हमारी हुकूमत की भी जो जायज़ और हमारे लोगों की जो जायज़ मुतालबात हैं या ग्रीवेंसेस हैं उनको एड्रेस करें। हमारे यहाँ टेररिज्म का मसला है, हमारे यहाँ फेक न्यूज़ का मसला है, हमारे यहाँ बाज़ बात ख़वातीन के हवाले से ऐसे इल्ज़ामात लग जाते हैं कि उस पर फिर पोस्ट ऐसी लगाई जाती हैं जिनके बर वक्त रिमूवल ज़रूरी है। हमारे यहाँ बाज़ बात मजहबी हवालों से इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि जिसकी वजह से आग लग सकती है। तो ये हमारी जायज़ शिकायत हैं। तो हमारी हुकूमत अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस हवाले से एंगेज करे तो वो बिल्कुल जस्टिफाइड होगा। लेकिन अगर एंगेजमेंट इस बुनियाद पे होगी कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्ब करें, तो जाहिर है कि फिर वो उसको पसंद नहीं किया जाएगा। मुख्तार साहब, ये बताइएगा कि आमतौर पे लोगों के जहनों में यही सवाल आ रहा है कि ये 5, 7, 8 दिन के अंदर नेपाल में क्या हो गया? क्या ये वाकई एक ऐसी अनरेस्ट थी ये जिसकी वजह से एक रजीम चेंज हो गई, या इसके पीछे कोई पावरफुल कंट्रीज हैं? क्या ये कोई स्क्रिप्टेड रजीम चेंज है, या ये वाकई लोगों का एक जेन्युइन मसला था और लोग सामने आए हैं और एक इतनी बड़ी ये तब्दीली आई है कि हुकूमत का तख्ता ही उलट गया है नेपाल में? देखिए, शिकायत तो इस तरह की लगती हैं। ये जो मौजूदा जो वज़ीर आज़म हैं, जो अभी जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, ये माजी में इंडिया पे इस तरह के इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि वो नेपाल के मामलात में इंटरफेयर कर रहा है। अच्छा, जो स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट ये है कि नेपाल, इंडिया ज़ाहिर है इस खत्ते का बड़ा मुल्क है, और उसकी ख्वाहिश होती है कि इस खत्ते के जो दीगर मुल्क हैं उनसे उनके अच्छे ताल्लुकात भी हों और वो प्रो इंडिया पॉलिसी अडॉप्ट करें। तो और जब कोई मुल्क, दूसरा मुल्क प्रो इंडिया या वो को बराबरी का करता है कि हम चलो इंडिया से भी ताल्लुकात रखेंगे और किसी और मुल्क से भी, जैसे चाइना है, जो चाइना इंडिया का कंपेटिटर है, पर कंपेटिटर तो अब नहीं है बल्कि डोमिनेट करता है एक तरह से इकोनॉमी वाइज, और वो, लेकिन इंडिया अपने आप को कंपेटिटर देखता है। तो अगर कोई मुल्क चाइना से ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिश करे या इंडिया से बाला किसी भी और मुल्क से ताल्लुकात अच्छा करने की कोशिश करे, तो इंडिया उससे बड़ा कंफर्टेबल होता नहीं है और उसका इजहार भी करता है। नेपाल के साथ भी कुछ इस तरह की डायनामिक्स माजी में रही है। ये जो वज़ीर आज़म हैं, इन्होंने वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसके हवाले से एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट किया था जब लास्ट ईयर ये प्राइम मिनिस्टर बने, तो इन्होंने उस पर साइन किया। बल्कि नेपाल के वज़ीर आज़म आमतौर पर जब इलेक्ट होते हैं तो सबसे पहले इंडिया को विजिट करते हैं। तो इस वज़ीर आज़म ने इंडिया को विजिट नहीं किया था बल्कि चाइना पर किया था। तो एक तरह से वो सिग्नल दे रहे थे कि मैं चाइना को प्रायोरिटी देता हूँ। अच्छा, चाइना के साथ ज़ाहिर है वो इन्वेस्टमेंट भी चाइना कर सकता है, चाइना के पास उस तरह के मसाइल भी हैं, फिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को साइन कर लेना, कुछ और रीजंस भी होंगी। नेपाल के इंडिया के साथ कुछ छोटे मोटे डिस्प्यूट्स भी रहते हैं, कोई बॉर्डर का डिस्प्यूट भी है। अगरचे इंडिया पे काफ़ी डिपेंडेंस भी है, मतलब नेपाल से लोग आके उनकी फौज में नौकरी करते हैं, बहुत सारी इंकरेजमेंट है जिसमें बड़े अरसे से नेपाल के लोग आके वहाँ पे नौकरी करते हैं, वो और उनकी बड़ी तादाद है जो रिटायर्ड लोग नेपाल में रह रहे हैं। फिर अगर इन्होंने कोई इंपोर्ट वगैरह करनी होती है, एक्सपोर्ट करनी होती है नेपाल ने, तो वो इंडिया की ही पोर्ट्स यूज़ करते हैं। उसमें बाज़ राहदारी के हवाले से कुछ मसाइल भी रहते हैं, कभी इंडिया उस पर बंद भी कर देता है। जैसे हम कभी कभी अफगानिस्तान की वो राहदारी बंद कर देते हैं जब हमारा कोई इशू होता है, तो उनके भी इस तरह के बीच में रुकावटें आती रहती हैं। अच्छा, ये तो हो गया कॉन्टेक्स्ट। तो क्या अब इंडिया ने कोई ऐसा रोल प्ले किया है? इल्ज़ामात तो मेरे ख्याल में लगेंगे अगर पहले नहीं लग चुके तो, लेकिन क्या इस तरह की एक सडन जो आउटबर्स्ट है यूथ की, कोई भी दूसरा मुल्क उसको इंजीनियर कर सकता है? अच्छा, बांग्लादेश में जब ये हुआ ना, तो इंडिया में बहुत दानिश्वरों ने और तजज़ियाकारों ने कहा कि नहीं, ये इंजीनियर्ड है, ये पाकिस्तान ने करवाया है जी, अमेरिका ने करवाया है, तो इस तरह की बात वहाँ पे हो रही थी। अच्छा, मुझे लगता है वो भी बिल्कुल ही गलत बात थी।
اور وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ نے چونکہ آپ کی پسند کی ڈیولپمنٹ نہیں ہے تو اب آپ نے اس کو کسی بھی طریقے سے ڈی لیجیٹیمائز کرنا ہے. تو انڈیا میں ایک بڑے پیمانے پہ خاص طور پہ وہ جس کو گودی میڈیا کہتے ہیں انہوں نے یہ کوشش کی کہ نہیں جی یہ تو ہوم گرون نہیں ہے, یہ تو پاکستان کی ISI کروا رہی ہے, امریکہ کروا رہا ہے, اور یہ اینٹی انڈیا ایجنڈا ہے. تو اینٹی انڈیا تو اس کے سینٹیمنٹس تھے چونکہ حسینہ واجد جو ہے وہ پرو انڈیا تھی, تو جب اس کی آؤسٹر ہوا تو وہ ایک سینٹیمنٹ چونکہ وہ بہت انڈیا کے قریب سمجھی جاتی تھی تو پبلک سینٹیمنٹ صرف حسینہ واجد کے خلاف نہیں تھا, وہ انڈیا کے خلاف بھی تھا, اور ایک ان کے لیے سفوکیٹنگ ہو رہا تھا کہ انڈیا ڈومینیٹ کرتا ہے اور بڑا ملک بھی ہے. اچھا نیپال میں بھی کچھ اس طرح کی باتیں ہوں گی, لیکن میرا نہیں خیال کہ جیسے بنگلہ دیش کا میرے خیال میں پروٹیسٹ سارے ہوم گرون تھے, لوکل لوگوں کے جذبات تھے, وہ ایک سڈن آؤٹ برسٹ ہوئی. میرا نہیں خیال اس کے پیچھے کوئی اس طرح کی انٹرنیشنل پاورز تھیں, اور انٹرنیشنل پاورز ہوں بھی تو میرا نہیں خیال کہ ان کی اتنی ایجنسی ہوتی ہے یا ان کے پاس اتنا انفلوئنس ہوتا ہے کہ وہ بڑے پیمانے پہ لاکھوں لوگوں کو نکال سکیں. اور نیپال میں بھی شکایات ہوں گی کہ انڈیا نے یہ کیا ہے, ایسے الزامات لگ سکتے ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ انڈیا کے بس میں ہے یا ان کے اختیار میں تھا یا ان کی پاور میں تھا کہ وہ اتنے بڑے پیمانے پہ ایجوٹیشنز کو وہ آرکسٹریٹ کر سکیں, ان کو اس کو پرومپٹ کر سکیں. تو یہ ان کی ایبلٹی میں نہیں ہوگا. ہاں یہ ہو سکتا ہے پروپیگنڈا تو ملک کرتے رہتے ہیں, مطلب انڈیا نے بھی اس وزیر اعظم کے خلاف کوئی درپردہ کیا ہوگا, انڈیا میڈیا بڑا بااثر ہے, اس میں باتیں ہوتی رہتی ہیں یہ وزیر اعظم ایسے ہیں ویسے ہیں, یہ چائنا کے قریب ہو گئے, یہ گفتگو چلتی رہتی ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ اس طرح یہ ریزنز بنتے ہیں. ریزنز عام طور پہ ہوم گرون ہوتے ہیں, اور یہ سوشل سائنٹسٹ کو اس کا پتہ نہیں چلا سکے کہ آخر یہ کون سا وہ مومنٹ ہوتا ہے کہ جب ایک چیز جو ہے وہ بالکل ہی لاوا تو پکڑا ہوتا ہے, اتنی شدت اختیار کر جاتا ہے. پاکستان میں بھی ہماری 1000 شکایتیں ہیں, لیکن ماضی میں ہمارے یہاں بھی اس طرح کے بڑے ایجوٹیشن ہوئے ہیں, لیکن وہ کون سا موقع ہوتا ہے کہ جب بس اب یہ ہو جائے گا, وہ پریڈکٹ کرنا, وہ پتہ لگانا, اس کو پرومپٹ کرنا, اس کو انجینئر کرنا وہ آسان نہیں ہوتا. کوئی پرولانگ موومنٹ ہوتی, کوئی آہستہ آہستہ چل رہی ہوتی ہے, آپ کہتے ہیں کہ چلو جی اس میں پیسے آ رہے ہیں, اس کو جو ہے نا, یہ تو ایک سڈنلی اچانک ہوا. وہ کیسے ہوا کہ ایک بین لگتا ہے اور اچانک لاکھوں لوگ باہر نکل آتے ہیں. یہ تو کسی کو موقع بھی نہیں ملا ہوگا کہ وہ اس کو کر سکے پلان, وہ مطلب اس طرح کی سڈن چیز کو اس طرح سے پلان کرنا میرے خیال میں مشکل ہوتا ہے. تو باقی اس کی پولیٹکس تو اس پہ ہوگی. وہ پہلے والے وزیر اعظم چائنا کے قریب تھے, اور بیلٹ اینڈ روڈ کا انیشیٹو اب دیکھیں جو نئی قیادت آتی ہے وہ کیا نیا وزیر اعظم آتے ہیں, وہ کیا سب سے پہلے چائنا جاتے ہیں یا انڈیا جاتے ہیں, وہ بیلٹ اینڈ روڈ کو بھی کمیٹڈ رہیں گے یا نہیں رہیں گے, تو یہ پتہ چل جائے گا اگلے کچھ عرصے میں. پبلک سینٹیمنٹ میں ہم نے کچھ ایسا نہیں دیکھا کہ وہ بہت اینٹی انڈیا ہو, جو ابھی تک رپورٹس ہیں کہ اینٹی انڈیا ہو یا کوئی اینٹی چائنا ہو, یہ کوئی ایشو اس میں بنا نہیں ہے. بنگلہ دیش میں تو یہ تھا کہ وہ سینٹیمنٹ ساتھ میں اینٹی انڈیا بھی تھا, لیکن یہاں پہ نہ تو ابھی کچھ ایسا ہے کہ یہ کوئی اینٹی چائنا تھا, نہ کچھ ایسا ہے کہ یہ اینٹی انڈیا تھا. بظاہر تو یہ بالکل ہی لوکل لگ رہا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو مختار صاحب نیپال میں ہونے والے مظاہروں پہ بات کرنے کے لیے. ناظرین ہم سب یہ امید کر سکتے ہیں کہ نیپال میں جو مظاہرے ہوئے اور اس کے بعد جو ایک پولیٹیکل انریسٹ ہوا اور جس نے اتنی شدت اختیار کر دی, لیٹس ہوپ کہ اس کا کوئی کانسٹیٹیوشنل سولوشن نکل سکے, کیونکہ یہ اوور آل ساؤتھ ایشین ریجن کی اسٹیبلٹی اور پیس کے لیے بہت اہم ہے. جی ناظرین آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے تفصیلاً بات کی نیپال میں ہونے والے مظاہروں کے بارے میں, اس کی وجوہات کیا تھیں اور اس کا ہمارے خطے پر کیا اثر ہوگا. ناظرین یہاں پر ہم یہ بات ایڈ کرنا چاہیں گے کہ پاکستان کی حکومت کو بھی یہاں سے کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. ڈیجیٹل رائٹس, فریڈم آف ایکسپریشن, رائٹ ٹو انفارمیشن, فریڈم آف اسپیچ ایک بڑی حقیقت ہے اور ہم اسے نظریں نہیں چرا سکتے. ہماری حکومت کو چاہیے کہ افیکٹولی انگیج کریں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ساتھ, جہاں پر کوئی جائز شکایات ہیں ان کا ازالہ کیا جائے, اور ایک پراپر ایک افیکٹو ریگولیٹری فریم ورک بنے جس کے تحت لوگوں کا فریڈم آف ایکسپریشن بھی پروٹیکٹ ہو, سول لبرٹیز بھی پروٹیکٹ ہوں, اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز افیکٹولی پاکستان میں کام بھی کر سکیں. اور ویورز اگر آپ کو ہماری ویڈیو انٹرسٹنگ لگی تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں, اور اپنے کمنٹس دینا مت بھولیے گا. تھینک یو.